इमरान खान के जो बदतरीन मुखालिफिन है ना, बदतरीन, वो इतनी बात तो मानते हैं तनकीद करने के बावजूद कि 90% इमरान खान साहब मकबूल हैं। 90% वो ये सब मानते हैं। मैं 70-80% कहता था, लेकिन बदतरीन मुखालिफिन जब 90% कह रहे हैं तो फिर मेरी क्या जरूरत है। लेकिन जो ये इमरान खान के साथ कर रहे हैं और जिस तरह से अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, उसके बाद इमरान खान साहब की मकबूलियत को ये 95-99% तक पहुंचा देंगे। आपको ढूंढ ढूंढ के, बैटरियां मार मार के, चिराग लेके आप ढूंढेंगे तो आपको बड़ी मुश्किल से इमरान खान का मुखालिफ मिला करेगा। ये मुझे बाहर नहीं मिलता ना, बहुत मुश्किल से मिलते हैं लोग। मैं 100-150 बंदे को मिलता हूं तो 1-2 बंदे मुझे मिलते हैं जो इमरान खान साहब के मुखालिफ होते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो मुखालिफ होता है ना, वो बदतरीन मुखालिफ होता है। इमरान खान से या तो लोग इस वक्त शदीद प्यार कर सकते हैं या शदीद नफरत कर सकते हैं। कोई आदमी अपने आप को बीच में न्यूट्रल नहीं रख सकता, क्योंकि इमरान खान साहब ने इसकी गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी थॉट के ज़रिए से, अपनी सोच के ज़रिए से इतनी क्लैरिटी पैदा की है, इतनी क्लैरिटी पैदा की है कि आज लोग दो राय रख ही नहीं सकते। या तो कोई बदतरीन बुग़्ज़ के अंदर मुब्तला होगा, बहुत थोड़ी तादाद है आजकल, या लोग इमरान खान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और मैंने ज़्यादा लोगों को देखा कि वो बहुत प्यार करते हैं इमरान खान साहब से। हर जगह जहाँ मैं जाता हूँ, मुझे आज नेपाल के कुछ लोग मिले, मुझे इंडिया के कुछ लोग मिले, मुझे कुछ और मुल्कों के लोग मिले, तुर्की मुझे मिलते हैं, तुर्क बहुत बड़ी तादाद में मिलते हैं, मुझे कुर्द लोग मिलते हैं, आज़रबाईजान के लोग मिलते हैं, सेंट्रल एशिया के लोग मिलते हैं, श्रीलंकन मिलते हैं, बांग्लादेशी मिलते हैं। वो सारे एक ही बात करते हैं कि जनाब पाकिस्तान में हमें सबसे ज़्यादा दिलचस्पी इमरान खान में है। वो इतना बड़ा लीडर है, आपने उसको जेल में क्यों रखा हुआ है? अब हम उन्हें क्या बताएं कि किसने जेल में रखा हुआ है? जिनका दिमाग ही नहीं काम करता, मोटी खोपड़ी, उन्होंने पकड़ के इमरान खान को जेल में डाल दिया। क्योंकि इमरान खान का वैसे मुकाबला कर नहीं सकते, आसाब की लड़ाई लड़ नहीं सकते, इल्म की लड़ाई लड़ नहीं सकते, मैदान के अंदर मुकाबला कर नहीं सकते, अवामी बयानिए के अंदर या नैरेटिव के ऊपर वो इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। तो आसान तरीका पकड़ो, अंदर डालो। और अब बदले पे बदला ले रहे हैं। शहजाद अकबर साहब का देखें ना, उनको पासपोर्ट ही नहीं दे रही हुकूमत, कितनी बड़ी ज़्यादती है। पहले उनके भाई को पकड़ा, शहजाद अकबर साहब के, उनके भाई को पकड़ के डाल दिया, जबरी तौर पे लापता कर दिया। वो जहाँ पे मुझे रखा हुआ था ना जबरी तौर पे लापता, मुझे वहाँ पता चला था कि वहाँ शहजाद अकबर के भाई को भी कुछ देर के लिए लाया गया था, उसे जबरी तौर पे लापता कर दिया। पहले उसके भाई को इतनी अजियत और तकलीफ दी, फिर उसे कहते रहे आके इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाओ तो हम आपको जो है बख्श देते हैं। अब उन्होंने इनकार किया, शहजाद अकबर ने बेवफाई करने से इनकार कर दिया, अपने भाई की तकलीफ बर्दाश्त कर ली, फैमिली की तकलीफ बर्दाश्त कर ली, लेकिन इनकार कर दिया। उसके बाद शहजाद अकबर के ऊपर बरतानिया के अंदर अटैक किया गया, एसिड फेंका गया उनके ऊपर। वो तो शुक्र है उन्होंने आंखों में ऐनक पहनी हुई थी, उनकी आंखें बच गई। और उसके बाद से लेकर अब तक बार बार बरतानवी जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो उनकी आगे कभी गाड़ी चेक करते हैं, कभी घर चेक करते हैं, कभी उन्हें देखते हैं, और बार बार उन पर दबाव डाला जाता है कि आप बरतानिया में असाइलम ले लें। अब वो लोग भी ज़रा डूब के फौत हो जाएं जो ये कहते थे कि ये सारे असाइलम ले रहे हैं बरतानिया में। शहजाद अकबर साहब ने तो असाइलम नहीं लिया। शहजाद अकबर साहब के पीछे तो ये भागते थे सारे एजेंसियों वाले जो बरतानिया के, और उनकी पुलिस, उनका इंतजामिया आकर कहती थी जी आप असाइलम क्यों नहीं लेते, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो उन्होंने कहा जी मुझे नहीं चाहिए, मैं असाइलम नहीं लूंगा, मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। अब उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, वो जाकर अप्लाई करते हैं, वो पासपोर्ट ही नहीं दे रही गवर्नमेंट। वो बार बार जाते हैं, मैंने ट्रैवल करना है, मुझे ट्रैवल डॉक्यूमेंट मुझे आप दे दें, मेरा पासपोर्ट, तो गवर्नमेंट उन्हें पासपोर्ट नहीं दे रही। ये इस लेवल तक गिर गए हैं, इस लेवल तक ये लोग नीचे चले गए। नाज़रीन, अदलिया की हालत ये कर दी गई है कि फैसल वाडा जैसे बंदे अदलिया को धमकियां लगा रहे हैं। मैं एस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये धमकियां आपके खाते में पड़ रही हैं। ये जो बार बार कहा जा रहा है ना, ये ज़रा 2-4 जुमले मैं आपको बता भी देता हूँ कि किस नौयत की धमकियां लगाई जा रही हैं कि हम किसी को उठाकर कहीं ट्रांसफ़र करें, ये हमारी मर्ज़ी होगी, ये इब्तदाए इश्क है, आगे देखें होता है क्या क्या, अभी इन्हें सींग से पकड़ना है, कानूनी तौर पर इन्हें भगा भगा कर पागल करना है, अभी तो ऊँट पहाड़ के नीचे आया है, बड़ी बड़ी बातें जिसकी चाय पतलून उतार दी, हम बताएंगे, हम फैसला करेंगे। मैं तो 10 साल की प्लानिंग करके बैठा हुआ था, इन्हें वो शरबत पिलाने जा रहा हूं कि इन्हें दिन नजर आएगा ना रात नजर आएगी। अंदाजा करें आप, ये एक ज़बान है एक सेनेटर की, ये सेनेटर की ज़बान नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट की ज़बान है। एस्टेब्लिशमेंट याद रखे, ये सारा कुछ आपके खाते में पड़ेगा। ये आप करवा रहे हैं जजेस की तौहीन, और ये सब कुछ आप ही कर रहे हैं। इससे पहले मुझे अच्छी तरह याद है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और अख्तर बिन उल्लाह साहब, जिनके बारे में अब ये सारे नून लीगी और ये इधर उधर से उछल के कह रहे हैं कि ये ठीक आदमी नहीं है,
ज़रा इनके बारे में ये आप मरियम औरंगज़ेब और राणा सनाउल्लाह साहब के माजी के जो स्टेटमेंट है ज़रा वो तो आप सुने, आपको पता चल जाएगा। ये राणा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट ज़रा आप सुने कि राणा सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे थे कुछ अर्सा पहले इन्हीं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बारे में। सैयद मंसूर अली शाह साहब जो जज हैं वो बहुत ही कॉम्पिटेंट और बड़े हार्ड वर्किंग और बड़े यानी जो है वो एक यानी ऐसे अंदाज में काम करने वाले कि जिसको आप कहें कि वो नए ख्यालात और नए एक्सपीरियंस करने वाले आदमी हैं। जब वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे उस वक्त भी उन्होंने बड़ी रिफॉर्म्स जो है वो वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई थी। अगर वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बनते तो वो अपने इन रिफॉर्मेशन एजेंडा के ऊपर ज़्यादा बेहतर अंदाज से काम कर सकते थे। देखें जी, आपने सुना राणा सनाउल्लाह साहब कितनी तारीफ़ें कर रहे हैं। अब ज़रा मरियम औरंगज़ेब साहब के मुँह से भी आप तारीफ़ें सुन लें इन्हीं दोनों जजेस के बारे में जिनके ऊपर अब ये सारे हमलावर हैं अपने टाउटों समेत। ये सुने आप। और जो 4 अक्सरियत जजेस जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस याहिया खान अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने चारों ने अब फैसला दे दिया है। और आज अतर मिनल्ला साहब ने जो फैसला दिया है उसमें ना सिर्फ अदालती कार्रवाई के ऊपर सवालिया निशान है बल्कि कैटेगोरिकली ये कहा है कि ना वो इस बेंच से अलग हुए थे, ना उन्होंने रिक्यूज किया था और ना उन्होंने अपने आप को डिसएसोसिएट किया था। और उन्होंने अपने तीनों ब्रदर जजेस जो हैं जिन्होंने फैसले दिए हैं। आगे भी और चीजें देखिए कैसी ये तारीफें किया करते थे। इन्हें जज पता किस तरह का चाहिए होता है, मैं आपको दिखाता हूं इन्हें किस तरह का जज चाहिए होता है। ये जस्टिस कयूम और शहबाज शरीफ की एक डिस्कशन है पुराने दौर में जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला हुआ करते थे यहाँ पंजाब में और जस्टिस कयूम एक जज हुआ करते थे। ज़रा एक जज की और वज़ीर आला की आपस में गुफ्तगू सुने, इन्हें इस तरह के जज पसंद है। सुनिए। बात करेंगे। मेहरबानी सुनाओ बस थोड़ी थोड़ा भाई हो ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਲਾਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੂਜਾ ਚੌਧਰੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ की ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਸਰਵਰ ਨੇ ਮੈंने ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਰ ਚੌਧਰੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਜਾ ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ बस करता ही मियां साहब ने कहा था कल खत्म होगा। देखें जी, नवाज शरीफ साहब का हुक्म पहुंचाया कि चौधरी सरवर नाम का MNA है उसकी नाअहली का केस है आपके पास जज साहब तो ज़रा उसका ख्याल कर लेना। और वो जो पहले वाला काम था उनके पहले वाला काम तो मैं तड़ा करता है तो ये जनाब इसका ख्याल कर लेना। उसने कहा जी करता जी। अंदाज़ा करें कि नाअहलियों के फैसले जजों के ऊपर ये टेलीफोन के ऊपर करवाए जा रहे हैं। ये शहबाज शरीफ ने एक जज से बात की है, इन्हें इस तरह के जज चाहिए। मुझे याद है कि एक इलेक्शन में मैं हमजा शहबाज से मिला, मैं कुछ इंटरव्यूज़ कर रहा था सियासतदानों की तो मैंने हमजा शहबाज का इंटरव्यू भी किया तो उसने वहाँ बैठे हुए लोगों के सामने ये बात की थी। और मैं गवाह हूँ इस बात का कि एक MNA का इलेक्शन लड़ रहा था एक कैंडिडेट, उसके कागजात नामजदगी का रोला बन गया था तो हमजा ने कहा जी मेरी जज से बात हो गई, आप बेफिक्र हो जाए, ये मामला मैं पहले भी ये खबर दे चुका हूँ। उसने कहा जी आप बेफिक्र हो जाए, मेरी जज से बात हो गई है, कोई मसला नहीं है, ये हो जाएगा। अंदाज़ा करें नाजरीन, इस तरह के जजेस इन्हें पसंद है और इस तरह के जजेस के साथ ये लोग कंफर्टेबल रहते हैं। नाजरीन और भी चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीलॉग में। मेरे ख्याल में इस वीलॉग को हम यहाँ ख़त्म कर देते हैं क्योंकि टाइम जो है वो लगभग 20 मिनट के पास हो गए हैं। तो बाकी नेक्स्ट वीलॉग में अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।